अच्छी फोटो तो आई जंग एक सेकंड इधर देखिएगा इसमें बढ़िया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, और अब हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा कैंडिडेट प्रज्वलित करके हाथ लगा इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई है। अब आप लोग इधर वाले में देखिएगा के सामने पूज्य भिक्षु जी द्वारा बुद्ध वंदना एवं धम्म दर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। कृपया आप लोग इधर आगे सीट खाली है, पहले आप लोग आगे बैठ जाएं, आगे बैठ जाइए। चलो सर चलो नहीं है फोटो खींच ले देखा हो गया हो गया एक सेकंड लगता है केवल मीना जी हाँ खाना लिखाओ चलो आओ चले जाओ सब इधर आ जाओ ठीक है ठीक है ठीक है आप ठीक है बढ़िया भाई वाह क्या देखो हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सम्मानित प्रेम सिंह साहब भी हैं, उनका नाम भूल गया तो समझ जाऊंगा आप भी देखो हेलो अरे वहाँ से देखो सही है चलो फोटो देख रहा हूँ सबसे पीछे आ फिर मैं कैच भी नहीं पाऊंगा हो गया
नहीं आ रही पूरी टीम हाँ सभी से अनुरोध है कि कृपया बच्चों से खास करके अनुरोध है कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने अपने जगह पे बैठ जाएं बीच में। और अब संदेश जी के द्वारा त्रिशरण एवं पंचशील में आप लोग खड़े हो जाए तो त्रिशरण और पंचशील का पाठ भंते जी द्वारा मैं आमंत्रित करूंगा। भंते जी कृपया हम लोगों को पंचशील आप लोग थोड़ा साथियों ये वो मार्ग है जो बाबा साहब हमको दे के गए हैं। इसको हमको ग्रहण भी करना है, इसको आत्मसात भी करना है इन पंक्तियों को। तो आप लोग इन पंक्तियों को सुने, आत्मसात करें। और ये माल्यार्पण और जो पुष्पांजलि करनी है कृष्ण पंचमी की बात करते रहेंगे थोड़ी देर रुक जाए। आप लोग कृष्ण और पंचमी करने सभी लोग सभी लोग याचना करेंगे पहले तो और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा ओकास अहं वन्दे कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं वन्दे कृष्णेन सह शीलं देतमे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं वन्दे कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघानां वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कृष्णेन सद्धि पंचशीलं सम्मं साधुकं सुरक्षितं शीलं सम्पादेत साधु 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 सभी लोग बैठे हैं। एक हमने नई सोच एक कलाकृति बनाई है जो आप लखनऊ में देखते होंगे।
ऐतिहासिक होता है श्री प्रेम जी का स्वागत करें मूवमेंट और बुके लेकर। अशोक गौतम जी अगर आप बीच में बैठो तो कृपया मंच पर आ जाएं। अशोक गौतम जी और आगे कड़ी में मैं अपने कोषाध्यक्ष आरती जी को आमंत्रित करूंगा कि आप मूवमेंट और बुके लेकर के स्वागत करें। इधर और जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई स्वागत आपने। आप लोगों ने बहुत दिनों से देखा स्वागत आपको इस प्रांगण में। और मैं आगे कड़ी में अपने हमारे जो ऑडिटर हैं श्री ओम प्रकाश जी को आमंत्रित करूंगा कि आप डॉक्टर सुरेश बाबू सर का मोमेंटो और बुके लेकर के स्वागत करें। अपने महामंत्री से अनुरोध करूंगा कि आए और हमारे सीनियर डिफेंस साहब हैं उनका स्वागत करें। हमारे मंत्री और रोशनी तैयार है। अगली कड़ी रोशनी तैयार है। स्वाजी इस तरफ आराम से। ये आगे से डिजाइन है इसका ये मोमेंटो का आगे स्वागत है। अब मैं अपने वर्गीय से आमंत्रित करूंगा कि आप आए और हमारे कमांडेंट साहब नरेंद्र कुमार साहब का मोमेंट है वो लेकर के स्वागत करें। ले आइए। और अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं अपने अंदर की अनुरोध करूंगा बुद्ध जी का जीवन दान पुष्प और मूवमेंट को लेकर के वेलकम करें। वर्ष में जितनी आप देखेंगे विश्वविद्यालय इंडियन है, ट्रेड यूनियन है, बहुत है, लेकिन ट्रेड यूनियनों का जन्म कहाँ से हुआ पता है शायद आपको पता न हो। बाबा साहब जब श्रम मंत्री थे उस समय उन्होंने ये एसोसिएशनों को मान्यता प्राप्त की, जिनकी बदौलत सारी ट्रेड यूनियन बनी। उसी ट्रेड यूनियन के आधार पर हमारी ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन बनी और 59 में हमारी एसोसिएशन का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद हमारी एसोसिएशन चलती आ रही है। पहले मेरी एसोसिएशन हमारी जो थी उसका 2 रुपया होता था चंदा, मासिक चंदा एक व्यक्ति का, एम्प्लॉय का। आज की तारीख में 200 रुपया है।
और हर व्यक्ति देता है, खुशी खुशी देता है। पहले 2 रुपया भी देने में लोगों को दिक्कत होती थी, 2 रुपया भी नहीं देते थे। अगर 2 रुपये मांगने जाते थे तो कहते यार अगले महीना ले लेना, अभी तो है ही नहीं। अब तो 200 रुपये अपने आराम खुशी से दे देते हैं और कहते हैं चाहे तनख्वाह से कटवा लो चाहे। वैसे RDSO में मैंने प्रावधान किया था कि हर एम्प्लॉय की तनख्वाह से कटवाया जाता था महीने भर में, लेकिन कुछ प्रशासनिक परेशानियों की वजह से वो कटा नहीं, बंद हो गया है। अब हर आदमी अपनी इच्छा से देता है अपनी एम्प्लॉय का पैसा। और दूसरी बात, आगे जो हमारी एसोसिएशन ने जो उन्नति की है वो सिर्फ ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन जो आगे आज बढ़ रही है वो माननीय श्री अशोक कुमार जी की बदौलत है। अशोक कुमार जी हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ऑल इंडिया में हर जगह जहां बुलाएंगे आप वहां पहुंच जाते हैं। आज इस एज में भी बता रहा हूं मैं, 69 ईयर्स कंप्लीट हो गए, फिर भी वो आज हर जगह अपना जहां बुलाएंगे वहां पहुंच जाते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। और हमारे RDSO में भी कोई समस्या आती है तो हम लोग उन्हीं से अप्रोच करते हैं और उन्हीं की बदौलत जाते हैं। ये शायद कई ऐसे कार्यक्रम हैं, मैं अब क्या बताऊंगा कि जो उन्होंने पूरे किए हैं। अब ये कहने का समय ये नहीं है कि बहुत लोग भी हैं बोलने वाले। और हमारी SC ST एसोसिएशन इंडियन रेलवे के किसी कोने से किसी कोने में चले जाइए, हर जगह आपको हमारा एसोसिएशन का कार्यालय मिलेगा, हर जगह एसोसिएशन का टेलीफोन भी मिलेगा, दफ्तर भी मिलेगा लोगों को, और कार्यक्रम करने के लिए भी सर से सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जय भीम, जय भारत। बुद्ध तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं व आधुनिक भारत के निर्माता, ज्ञान के प्रतीक, स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित भारतीय संविधान की रचना करने वाले भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व बहुजन नायक, बहुजनों की आवाज, बहुजनों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले सामाजिक वैज्ञानिक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए इस समारोह में उपस्थित अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजात रेलवे कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीधेय श्री अशोक कुमार जी, श्रीधेय भंते जी, श्रीधेय डॉक्टर सुरेश बाबू, श्रीधेय श्री RK भारती जी व अन्य उपस्थित एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, छोटे बड़े पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण तथा इस समारोह में उपस्थित सभी रेल कर्मचारियों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, वर्तमान समय अम्बेडकरवादी आंदोलन का संघर्ष काल चल रहा है और इस संघर्ष काल में आज हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के विचारों व उनके द्वारा दलितों, पिछड़ों, शोषितों और देश के इस उत्थान के लिए किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर यदि हम लोग इस आंदोलन को तेज नहीं करते हैं, इस आंदोलन को धार नहीं देते हैं, तो यह समारोह मनाने से या हम लोगों को या हमारे समाज को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर उस समय हुआ था जब इस देश में जातिगत भेदभाव, छुआछूत, पाखंडवाद, गैर बराबरी, ऊंच नीच और अनेकों सामाजिक कृतियां चरम सीमा पर थी। साथियों, उस समय एसोसिएशनों का हौसला जब भी जरूरत होती आते रहते हैं, जिनके जोरदार तालियों से स्वागत भी करें। और काफी मिलनसार हैं जो आप लोग जानते हैं, उनको परिचय कराने की जरूरत नहीं है। इस प्रांगण में आपका स्वागत है।
और एक विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में हमारे लोग इतने कम हैं कि हमारे छात्रों के साथ भेदभाव होता है और हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और उस प्रोटेक्शन के लिए बिल अगर आया तो न्यायालय ने बिना उस पर सुनवाई किए, विचार किए, बिना मौका दिए उसको स्टे कर दिया। जब EWS आरक्षण का बिल आया था तो कोर्ट ने कहा कि पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन UGC इक्विटी बिल आया तो उसमें कोर्ट ने कहा नहीं, इसके दुरुपयोग की संभावना है, पहले समीक्षा होगी फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप देखिए कि कैसा इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है। तो आज के समय में मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ये मानना है कि बाबा साहब के कारवां को अगर सफल बनाना है और हमें अपना प्रतिनिधित्व पाना है तो एक न्यायालय और दूसरा विश्वविद्यालय, इसमें हमको अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाना होगा और बारंबार करना होगा। अप्रैल का ये पवित्र महीना बाबा साहब को समर्पित है, हम लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन जरूरत है कि समय समय पर हम एकत्रित होते रहें और अपने समाज के मुद्दों को हम विचार विमर्श करते रहें, इसी तरह की संगोष्ठी करते रहें। अगर हम इन मुद्दों को बार बार उठाएंगे तो किसी न किसी दिन सरकार को और इन संस्थानों को सुनना होगा और इस पर विचार करना होगा, कोई ना कोई निर्णय देना होगा। तो इसीलिए हम जयंती मना करके भूल ना जाएं, सो ना जाएं। जरूरत है कि कुछ समय अंतराल पे 2 महीने 3 महीने पे इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और अपनी मांगों को हम आगे बार बार रखते रहें। एक सब के उजाले से कुछ नहीं होगा, चिराग रोज जले इसका एहतमाम करो। तो कहने का मतलब है कि एक दिन लाइट लगा के और जयंती मना के हम अगर भूल जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ये जो जागरूकता का चिराग है इसको हमको रोज जलाना है, बारंबार जलाना है। तो हम अपने प्रतिनिधित्व सबसे पहले दुरुस्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। अगर किसी भी चीज को मजबूत करना है तो मजबूत तभी होगी जब हम उसकी कमजोरियों को दूर कर देंगे। तो बाबा साहब ने जो भारत की जो कमजोरियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो अंधविश्वास आडंबर था, जिन कम्युनिटीज को हक अधिकारों से वंचित कर रखा था, वो उन्होंने टारगेट किया और टारगेट करने के बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट पे काम किया, शेड्यूल ट्राइब पे काम किया, अदर बैकवर्ड पे काम किया, रिलीजियस माइनॉरिटी पे काम किया, यहाँ तक कि महिलाओं पर काम किया। महिलाओं की स्थिति को देख के बाबा साहब रोया करते थे, बाबा साहब बहुत दुखी होते थे। मैं महिलाओं के बारे में एक चीज बता दूं, सारी महिलाओं ने इन पुरुषों को जन्म दिया है, सारी महिलाओं ने पुरुषों को जन्म दिया है और सारी महिलाएं इन पुरुषों की पहली शिक्षिका हैं, उनके बराबर कोई भी नहीं। बाबा साहब इस बात को जानते थे, बाबा साहब इस बात को समझते थे कि जिसने इन पुरुषों को जन्म दिया, इन पुरुषों ने ही, मैं नहीं कह रहा कौन थे, वो चालाक चतुर लोग, वो विकृतिपूर्ण लोग, उन्होंने ऐसे संस्कार लाए और इन महिलाओं को सबसे नीचे पायदान, जिनकी वो टीचर थी, जिनकी शिक्षिका थी, उन्होंने ही उस पर प्रतिबंध लगा के उसको नीचे पायदान पर कर दिया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हीं के लिए और डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रेरणा मिली अपनी गुरु ज्योतिबा फूले से, और ज्योतिबा फूले बात समझ गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले, उसकी मित्र फातिमा शेख, उसके साथ 1848 में महिलाओं के लिए स्कूल खोला। उन्होंने कहा कि सभी की शिक्षा जरूरी है, लेकिन पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की शिक्षा ज्यादा जरूरी है कि वो पीढ़ियों को बनाती है, पीढ़ियों को संभालती है। तो
ये बात ज्योतिबा फूले से बाबा साहब ने सीखी और बाबा साहब ने भी इन महिलाओं को कानूनी दस्तावेज के रूप में समानता का हक अधिकार संविधान में प्रो करके चले गए। हमेशा हमेशा के लिए आज जो महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, कंधे से कंधा लगा के खड़ी हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठी हैं, अपनी स्वेच्छा से अपने कपड़े पहन रही हैं, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब का समर्पण है, बाबा साहब का संघर्ष है। तो कहने का मतलब बाबा साहब ने दलितों पर काम नहीं किया, शेड्यूल कास्ट का काम नहीं किया, बल्कि बाबा साहब ने भारत की कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए काम। कुछ लोग लिखते पढ़ते समय कहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों पर काम किया, ओबीसी पर काम किया, बल्कि ऐसा नहीं था। बाबा साहब का माइंडसेट था कि भारत को मजबूत करना है और भारत की जब तक कमजोर कड़ी को दुरुस्त नहीं करेंगे भारत मजबूत नहीं हो सकता। बाबा साहब ने क्लियर नहीं थी। बाबा साहब वर्तमान में जीते थे, वर्तमान में जो इशू थे उन पे काम कर रहे थे, फोकस थे। आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग पीछे की बातें करते हैं, तत्कालीन बातें करते हैं कि 2000, 2500 साल पहले की बात करते हैं। वो तो समय गुजर गया ना भाई। कुछ लोग नई पीढ़ियों की बात करते हैं जो है ही नहीं, जबकि जो है वो वर्तमान है। अगर हम वर्तमान पर फोकस करेंगे, वर्तमान की समस्याओं को समझेंगे, वर्तमान की समस्याओं के रूट कॉज में जाके समाधान खोजेंगे, वही प्रगति है। बाबा साहब वर्तमान में रह करके वर्तमान की समस्याओं को हैंडल करके इस भारत ही नहीं पूरे विश्व की मानवता को एक नया स्थान दे गए। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऐसे थे। और जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है उसमें बहुत ही हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आशा करते हैं कि इस तरह का उत्साहवर्धन हमें मिलता रहेगा। हमारे उत्तर रेलवे मंडल के अध्यक्ष श्री भोज पासवान जी का स्वागत। श्री रवि आर्या जो हमारे, आप लोग थोड़ा तालियां भी बजाते हैं कि हमारे ये भोज पासवान जी उत्तर रेलवे के आपके मंडल अध्यक्ष। और आगे कड़ी में मैं दिलीप जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आए। और उत्तर रेलवे के मंडल मंत्री श्री मैं दिल्ली जी को कहूँगा आप भी आ गए हैं। और हमारे बीच में यार मंडल, लखनऊ मंडल के हम सकल काफी प्रतीक होंगे आपको देखने में। और अगली कड़ी में मैं अपने ओम प्रकाश जी को, और एक बार तालियां आप लोग बजाते हैं। और उन सभी हमारे पदाधिकारियों का भी जो लोग जो व्यवस्था में समानता का अधिकार मिले। साथियों, बाबा साहब को संस्कृत, उस समय किसी को भी संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था भारतवर्ष में, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी को। लेकिन बाबा साहब को जब मौका मिला तो न केवल उन्होंने विदेश में जाकर संस्कृत पढ़ी, बल्कि संस्कृत का अध्यापन कार्य भी किया, अध्ययन कार्य भी किया और वहाँ प्रोफेसर के रूप में उन्होंने संस्कृत को पढ़ाया। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी जानकारी दी है। अभी हमारे बीच राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, उन्हें भी हम सुनेंगे। आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए हॉल खचाखच भरा हुआ है और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर ये पूरी टीम RDOSO की प्रायोजक, आयोजक और सभी श्रोतागण आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भगवान बुद्ध जी के पास है, हम सबके घर परिवार में सुख और समृद्धि आएगी। साथियों, पे बैक टू सोसाइटी के लिए बाबा साहब ने कहा था कि समाज के लिए जिनको हम आधी रात में 11 बजे, 10 बजे, सुबह 4 बजे किसी भी संकट बहुत ही सत्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन की लखनऊ और RDSO में अध्यक्ष रहे
आदरणीय वाईआर सागर जी, हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई श्री प्रेम सिंह जी, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के RDSO जोन के जो आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गोयल जी, जोनल सेक्रेटरी सुभाष जी और उनके सभी सम्मानित साथीगण, एनी रेलवे से आए हुए हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, दिल्ली मंडल के मंडल मंत्री, कोषाध्यक्ष, लखनऊ मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे भाई और बहनों, हम लोग आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब की विचारधारा पर, उनके किए हुए कार्यों पर यहाँ पर एकत्रित होके हम लोग विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस 1 अप्रैल से लेकर के, और मैं समझता हूं कि पूरे अप्रैल तो मनाया ही जाता है, इस देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती पूरे महीने विदेशों में भी दुनिया में मनाई जाती है। कभी कभी मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय डॉक्टर सुरेश बाबू जी ने विस्तृत रूप से आपके बीच में चर्चा की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत सारे कार्यों के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में भी। उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की, यह बिल्कुल सत्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरू से ही, क्योंकि जिस बालक को क्लास में बैठने की अनुमति न दी गई हो, पानी पीने का कोई अधिकार न हो, पढ़ना तो बहुत दूर, उसको क्लास के बाहर बैठा करके असम्मान के सहित उसको मजबूर किया जाता हो, ऐसा व्यक्ति इतनी एजुकेशन हासिल की हो। और जो मुझे वास्तव में डॉक्टर सुरेश बाबू जी की बात ये अच्छी लगी, कहीं नहीं कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में ये कसक थी कि जो दुनिया की जितनी भी पढ़ाइयां हैं, दुनिया के जितने भी कोर्सेज हैं, उन सब के कोर्सेज को मैं हासिल करूं। और यही किया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने। वो इस देश के नहीं, दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर PhD की डिग्री हासिल की। एशिया के दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में दूसरी बार PhD की डिग्री हासिल की और तर्क के आधार पर इस देश के उन तमाम लोगों को समझाने का काम किया। इस देश की तमाम न्यायिक और अधिकारों को दिलवाने के लिए, आम मनुष्य को दिलवाने के लिए उन्होंने कार्य किया। और तर्क के आधार पर ही आज जो हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, हमारे वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों को अगर वोट डालने का अधिकार मिला तो यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क था। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर यह सुनिश्चित किया जाना था कि इस देश से अंग्रेज जाएंगे, इस देश से लोग अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार बनाते समय वोट डालने का अधिकार किसको दिया जाए, इसमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। और उस बहस में श्रीमती सरोजनी नायडू, जिनको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया था,
उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ये पढ़ेंगी कि अगर देश स्वतंत्र होगा तो उसमें वोट डालने का अधिकार किसको दिया जाएगा। उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा और उस प्रस्ताव में कहा गया कि वोट डालने का अधिकार उसको दिया जाए जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर चुका हो। बाबा साहब का तर्क था उस गवर्नमेंट के कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनको यह पता था कि मेरे वंचित समाज, दलित समाज के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क के आधार पर उस प्रस्ताव का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध। और तीसरे स्थान पाया सारवी वंशी ने। फिर 11 से 15 आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया आराध्या ने, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया सौरमित्रा ने और तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया स्थान प्राप्त किया अनंत विक्रम जी ने। इन जो बच्चों ने काफी ही बढ़िया जो जितनी भी क्षमता थी ड्राइंग बनाई। और दूसरा एक ऐसे कंपटीशन हुआ जिसमें 3 आयु वर्ग के बच्चे रहे, 7 से 9, 10 से 12 और 13 से 16। तो 7 से 9 आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया प्रज्ञांश ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया चित्रांशी ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया श्रीधि सिंह ने। 11 से 12 आयु वर्ग में आराध्या प्रथम स्थान प्राप्त किया आराध्या कुमारी ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया आनंद रत्न बौद्ध ने और तृतीय स्थान प्राप्त किया सुधांशु ने। 13 से 16 आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया श्वेता मित्रा ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया पुनीत कुमार ने और तृतीय स्थान प्राप्त किया कृष्णा ने। मैं अगली हमारी स्वागत की कड़ी में हमारे कुछ साथी रह गए, मैं अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो छोटा सा एक और हमारा स्वागत का कार्यक्रम करके इस कार्यक्रम के हम सलाम करना चाहेंगे। तो सभी से कहेंगे अधिकारियों का स्वागत करें। हाँ जी मीना जी, आप उत्तर रेलवे के असिस्टेंट एडिशनल जोनल सेक्रेटरी हैं, आपका स्वागत है। और साल और कुंडे मनीष आप नीचे ले आइए। हमारे पूर्व एलओआई अरविंद साहब और वर्तमान एलओआई श्री संतोष सर को भी आमंत्रित करूंगा कि आप भी सर आगे आए। और एडिशनल सेक्रेटरी वेद पासवान जी कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा एक बार ताली बजाएं अपने साहब के स्वभाव के ऊपर। आप लोग का इतने सज्जन स्वभाव के तो ध्यान देंगे, सोनी को बांधने की कला शायद सभी के अंदर नहीं होती, कुछ खाली लोग बांध पाते हैं। तो ये भैया बांधा यार, छोड़ो यार, पायलट की तरफ देखो, बहुत जल्दी बढ़ा देता है। आप लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया, थोड़ा बहुत धैर्य को हम आशा करते हैं थोड़ा और धैर्य रखेंगे आप लोग। तो सर आइए, आ जाओ।